नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्लास 11th के सांख्य परिच्छेद में, जिसमें हम दीर्घवृत्त कर रहे थे। तो दीर्घवृत्त के हमने एक्सरसाइज 11.3 के जो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कर लिए थे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, वो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। 10वें प्रश्न में देखिएगा हमें क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि एक दीर्घवृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, वर्टेक्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं प्लस माइनस का 5,0 है ना। उसी के साथ साथ में हमारी जो नाभियाँ फोकस जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस माइनस का 4,0। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे शीर्ष होते हैं वह क्या होते हैं, वह होता है हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस का a,0, ठीक है, और जो नाभियां हैं वो होती है हमारे पास प्लस माइनस का c,0। तो जैसे हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हो a का मान 5 के बराबर आ रहा है और c का मान आ रहा है 4 के बराबर। और यह जो हमारा दीर्घवृत्त होगा वह कौन से प्रकार का होगा, तो दीर्घवृत्त का प्रकार होगा x² प्लस y² बराबर 1 प्रकार का। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शीर्ष और नाभियां दे रखी है वह पहले प्रकार के हिसाब से दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a का मान तो हमें ज्ञात हो गया है, लेकिन b हमें ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि किसी दीर्घवृत्त के लिए a² जो होता है वह बराबर होता है b² प्लस c² के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि b जो आएगा वो आएगा हमारे पास अंडर में a² माइनस का c²। a² मतलब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो हमें 9 मिलेगा। और b का जो मान आएगा वो अपने पास किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। a प्राप्त हो गया, b प्राप्त हो गया, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, ये अपने पास आएगा x² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3 का स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। तो x² बट्टा कितना आ जाएगा 25 प्लस y² बट्टा कितना आ जाएगा हमारे पास 9 बराबर किसके, 1 के। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, हल होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में हमें क्या बोला गया है कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो होते हैं v जो है वो प्लस माइनस का 6,0 दे रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ नाभियां जो है वो फोकस जो दे रखा है वो प्लस माइनस का हमें दे रखा है कितना, प्रश्न क्रमांक 10वां हमने देख लिया। 11वां देखते हैं पहले, उसके बाद 12वां करेंगे। 11वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, शीर्ष जो है वो दे रखे हैं 0, प्लस माइनस का 13। ठीक है, और नाभियां जो दे रखी है वह दे रखी है हमें 0, प्लस माइनस का 5। ठीक है, यदि हम इसकी तुलना करें 0, प्लस माइनस का a से, और इधर हम तुलना करें 0, प्लस माइनस के c से। ठीक है, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो a का मान तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हम देख सकते हैं a जो प्राप्त हो रहा है वो हमें बराबर 13 प्राप्त हो रहा है, और जो c प्राप्त हो रहा है वो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पुनः जब हम दीर्घवृत्त का समीकरण लेंगे उससे पहले हम b का मान निकाल लें, तो b का मान होता है अंडर में a² माइनस का c²। तो a² मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो अंडर में कितना आ जाएगा 144। तो 144 का वर्गमूल कितना 12 के बराबर। तो a हमारे पास आ गया है, b हमारे पास आ गया। चेक कीजिए a बड़ा है b से, तो हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण होगा x² प्लस y² बराबर किसके, 1 के। कारण क्या है, क्योंकि इस बार नाभियां और जो शीर्ष हैं वह दूसरे प्रकार के दीर्घवृत्त के हिसाब से दे रखी है। तो हमारा समीकरण आएगा x² मतलब 144 प्लस y² a² मतलब 169
बराबर किसके, 1 के। यही हमारा क्या होगा, दीर्घवृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न क्रमांक 12 जो है वो सेम टू सेम 10वें जैसा है, ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। 13वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, 13वें प्रश्न में हमें बोला गया है कि दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु, देखिएगा अगर हम किसी दीर्घवृत्त की बात करें, ठीक है, तो दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु से क्या मतलब होता है वो समझ लेना है ना। ये देखिए हमारे पास ये दीर्घवृत्त है। अब इसके अंतः बिंदु जो है वो प्लस माइनस का 3,0 दे रखे हैं, मतलब एक बिंदु यहां पर आएगा 3,0, ठीक है, और यहां पर बिंदु आएगा क्या, माइनस का 3,0, ठीक है। यह शीर्ष के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि 3,0 और माइनस 3,0 है, ये हमारा क्या रहता है, केंद्र रहता है जिसके निर्देशांक 0,0 है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, और लघु अक्ष के अंतः बिंदु, लघु अक्ष हमारे पास ये होता है, ये हमें दे रखा है 0,2 और ये आ जाएगा हमारे पास 0,-2, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दीर्घवृत्त जो है वो पहले प्रकार का है जिसमें आपको a का मान 3 दे रखा है, b का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर शीर्ष जो है ना, मैं सीधा लिख रहा हूं, यह अपने पास प्लस माइनस का 3,0 है, ठीक है। तो a का मान कितना है, 3 है, ठीक है, और b का मान हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो समीकरण हो जाएगा x² अपॉन a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² अपॉन b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 बराबर किसके, 1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास अभिष्ट दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा घुमा रहे हैं। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि एंडिंग पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का मतलब क्या होता है, जो इस क्वेश्चन में हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दीर्घ अक्ष के अंतः बिंदु इस बार आपको दे रखे हैं 0, प्लस माइनस का √5। तो आप जानते हैं कि इस बार दीर्घवृत्त क्या बनेगा, सेकंड टाइप का बनेगा, और आप आसानी से a का मान √5 ले सकते हैं, और यहाँ पर b का जो मान है वह किसके बराबर, 1 के बराबर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आसान है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला गया है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस दीर्घवृत्त में हमें बोला गया है इसके लघु अक्ष एवं दीर्घ अक्ष की लंबाइयां दे रखी है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि किसी भी दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है और लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई और इसमें नाभियां दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें दे रखा है दीर्घ अक्ष, ठीक है, दीर्घ अक्ष जो कि हमें पता होता है 2a होता है, इसका मान जो है वो हमें दे रखा है इस प्रश्न में किसके बराबर, 16 के बराबर, ठीक है। और नाभियां हमें पता है क्या होगी, प्लस माइनस का हमें क्या दे रखा है, 0, प्लस माइनस का 6 दे रखा है। तो 0, प्लस माइनस का 6 जो है वो हमारी नाभियां होगी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2a का मान है ना, प्रश्न में 2a का जो मान है वह किसके बराबर दे रखा है, 2a का मान दे रखा है हमारे पास 16 के बराबर, और a का मान कितना आएगा, 8 के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार c का मान जो आएगा वो 6 के बराबर आएगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यह जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में यह प्रश्न क्रमांक हमारा 16 है, देखिएगा इस प्रश्न में 2a का मान जो है वो हमें दे रखा है 16 के बराबर, ठीक है, और नाभियां जो है वो 0, प्लस माइनस 6 के बराबर दे। आप खुद देखिए कि क्या ये डायग्राम दीर्घवृत्त का इस दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा क्या, जी नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो दीर्घवृत्त को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा दीर्घवृत्त जो है वह दूसरे प्रकार का होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये दीर्घवृत्त होगा हमारा इस प्रकार का, ठीक है, जिसमें हमें नाभियां दे रखी है प्लस माइनस का 6,0। तो ये कितना हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस का 6, ठीक है।
और दीर्घ अक्ष है ना, a का मान 8 दे रखा है, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 0,8 और ये हो जाएगा हमारे पास 0, -8। ठीक है जी। अब C पता है, A पता है, तो हम B निकाल सकते हैं, जो कि इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि a स्क्वायर का जो मान है वह b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है, तो b जो आ जाएगा वो अंडर रूट में आएगा किसके, a स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर के बराबर। अब देखिएगा a स्क्वायर जो है यहाँ पर वह हमें दे रखा है किसके बराबर, 8 के बराबर, और a का मान 8 के बराबर और c का मान 6 के बराबर। तो b कितना निकलेगा, b निकलेगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो b बराबर मिलेगा यहाँ से, ये 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा तो 8 मिलेगा, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का हमें वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 4 लिख सकते हैं। 7 गुना 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट में कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। ये किसका मान है, b का मान है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखिए यह दूसरे प्रकार का दीर्घवृत्त है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या आएगा 28 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा 64 बराबर किसके, 1 के। यही हमारे पास क्या आएगा, अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। 15 जो है वो 16 जैसा ही है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, देखिए हमें b का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है, और केंद्र मूल बिंदु पर है और नाभियां जो है वो x अक्ष पर है। केंद्र मूल बिंदु पर और नाभियां x अक्ष पर है। ठीक है, अब देखिए नाभियां अगर x अक्ष पर है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहां से कुछ इस तरीके से, केंद्र जो है वो मूल बिंदु हमें दे रखा है, तो ये 0,0 हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, नाभिया हमें x अक्ष पर दे रखी है और b और c का मान दे रखा है, तो b बराबर हमें 3 दे रखा है और c बराबर हमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो हम आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। तो a स्क्वायर जो आएगा वह किसके बराबर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। मतलब एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर कितना 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये बराबर आएगा किसके, 1 के। तो ये अपने को अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19वां, केंद्र मूल बिंदु है, दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है और बिंदु 3,2 और 1,6 से होकर के जाता है। ठीक है, तो 19वां और 20वां प्रश्न सेम है, मैं एक करवा देता हूं आपको। केंद्र जो है वह क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र जो है वह आपका मूल बिंदु दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है। ठीक है, दीर्घ अक्ष जो है वह है y अक्ष पर, है ना। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि बिंदुओं 3,2 और 1,6 से जाता है, तो 3,2 एवं 1,6 से गुजरता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दीर्घ अक्ष जो है वो y अक्ष पर है, तो हमारा जो दीर्घवृत्त है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके पश्चात हम इनके दीर्घ अक्ष एवं लघु अक्षों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। जब हम बात करेंगे कि मूल बिंदु पर इसका केंद्र है, ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये हमारा 1,6 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है 3,2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, अब क्या करना है
कि हमें इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करवाना है। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों बिंदु जो है वो इस दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो 1,6 से पहले संतुष्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे, तो कितना आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर प्लस का 36 गुणा a स्क्वायर बराबर किसके, यहाँ पर 1 के। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर प्लस का 36a स्क्वायर है ना, ये बराबर किसके, a स्क्वायर b स्क्वायर के। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा बिंदु है ना, उसको भी हमें संतुष्ट करवाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, या फिर एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम डायरेक्ट 1/a स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं ना, तो देखिए 1/a स्क्वायर का जो मान है वह कितना आएगा हमारे पास, 1 माइनस का 36 बट्टा b स्क्वायर। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा बिंदु कौन सा हमारा, 3,2 है। ठीक है, अब 3,2 में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अपने पास आएगा 3 का स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से अब देखिएगा कि हमें यहाँ पर एक और समीकरण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। अब हमें पता है कि 1 बट्टा a स्क्वायर, मतलब ये 1 बट्टा a स्क्वायर का मान हम यह रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा हमें प्राप्त होगा 9 गुणा में 1 बट्टा a स्क्वायर का मान कितना, ये दे रखा है 1 माइनस का 36 बट्टा b स्क्वायर, तो 1 माइनस का 36 बट्टा b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, उसके साथ में हमें क्या दे रखा है, उसके साथ में हमें दे रखा है यहाँ पर प्लस में 4 बट्टा b स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस में 4 बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आएगा 9 माइनस का 9 गुणा कितना, 36 बट्टे में कितना, b स्क्वायर प्लस का 4 बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है जी, अब हमें पता है कि ये b स्क्वायर जो है वह दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। इससे पहले हम पक्षांतरण कर देते हैं, 9 में से एक जाएगा 8 और उधर आएगा 4 ना, बट्टे में कितना, b स्क्वायर और प्लस का 9 गुणा 6 ना, 9 गुणा 6 मतलब 54, 5 9 30 27, 27 और 5 कितना प्राप्त होगा हमें, यह प्राप्त होगा हमें 32 के बराबर, बट्टे में कितना है, b स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 1 बट्टा b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बट्टा b स्क्वायर हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, 8 है, और कितना प्राप्त है यहाँ पर 324 प्लस का 4 है ना, तो कितना मिल जाएगा, 328 प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमें एक ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1,6 और 3,2 से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, और इसका जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पर है, तो हमारा समीकरण x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब हमें 1,6 और 3,2 को क्या करवाना, संतुष्ट करवाना। तो सबसे पहले 1,6 और यहाँ पर 3,2 को हम संतुष्ट करवाते हैं। तो 1 का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बट्टा ए स्क्वायर का हमने मान निकाल दिया, 1 माइनस का 36 बट्टा बी स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 से यह 1 बट्टा ए स्क्वायर यहाँ पर रख देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हमारे पास है, और 1 बट्टा ए स्क्वायर का मान जो है वो हम 1 माइनस का 36 बट्टा बी स्क्वायर रख देंगे, और प्लस का 4 बट्टा बी स्क्वायर जो है वो वैसा का वैसा यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। तो
तो हमने इस तरीके से रख करके बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/b² जो है वह हमारे पास किसके बराबर है, 8/328 के बराबर है, ठीक है। तो अगर b² का मान ज्ञात करना चाहें तो कितना आएगा, 328/8, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। कितनी बार, 8 गुणा 4, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त हो गया 41 के बराबर, ठीक है। तो b² प्राप्त हो गया हमें 41 के बराबर, ठीक है। अब a² हमें निकालना, तो a² का मान किसके बराबर है, ध्यान दीजिए, a² का मान है 1 - 36 बट्टा, मतलब 1/a² का मान है 1 - 36/b²। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 1/a² का जो मान है वो 1 - का 36 बट्टा किसके बराबर है, b² के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b² का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1 - का 36/b² है ना। तो ये b² का मान कितना दे रखा हमें, 41, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 41 - का 36 बट्टा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। अब 41 में से 36 जाएगा तो आपके पास प्राप्त होगा 5/41, ये किसका मान है, 1/a² का, ठीक है। तो a² कितना आएगा, यहाँ से a² आएगा हमारे पास 41 बट्टा किसके बराबर, 41/5 के बराबर, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा x²/b² प्लस y²/a², ठीक है। क्लियर है, यही आएगा हमारे पास। b² का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। हमारा जो समीकरण है x²/b² प्लस y²/a², ठीक है। पक्षांतरण करेंगे यहाँ से तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा जैसे हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा जो समीकरण है ना, उसमें x²/b² प्लस y²/a² है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर उल्टा लिखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ जहाँ a² होगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, b², और जहाँ b² होगा वहाँ वहाँ क्या आएगा, a²। तो अपने पास b² आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास a², ठीक है। और इसमें भी चेंज होगा, ये b² आएगा और ये अपने पास क्या आएगा, a² आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b² का मान रखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि a का मान जो होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये a², ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, a², और ये अपने पास हाँ ये भी अपने पास क्या आएगा, a² आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अपने पास कितना, a² और यहाँ पर भी कितना आएगा, a² आएगा, ठीक है। और ये सब जगह पे हमारा क्या आएगा, a² और a² आ जाएगा, ठीक है। तो हमें a² का मान प्राप्त होगा। अब हमें यहां से b² प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमें 1/b², तो b² में प्राप्त होगा 41/5 के बराबर। तो हमारा जो समीकरण आएगा वह आएगा x²/b² प्लस y²/a²। तो x²/41/5 है ना, और प्लस में कितना, y² में कितना, 41 बराबर किसके, 1 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है और बिंदु 4,3 और 6,2 से होकर के जाता है। तो अगले क्वेश्चन में यही रहेगा, आपका समीकरण x²/a² प्लस y²/b² बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 20वें को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, 19वें की तरह हल कर सकते हैं। तो हमने दीर्घवृत्त जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, अति परवलय की, ठीक है। देखिएगा
अति परवलय, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अति परवलय की परिभाषा हमें ध्यान में होनी चाहिए। इसकी परिभाषा देखेंगे, अति परवलय ऐसे बिंदुओं का बिंदुपत होता है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर, ध्यान रखिएगा, दूरियों का अंतर, दीर्घवृत्त में योग था, दूरियों का अंतर क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूरियों का अंतर। दीर्घवृत्त में दूरियों का योग था, यहां पर क्या आएगा, दूरियों का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों निश्चित बिंदु क्या कहलाती हैं, अति परवलय की नाभियां कहलाते हैं। नाभियां कहलाती है। ठीक है, अब अति परवलय दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अति परवलय की जो उत्केंद्रता होती है, ई का जो मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि हमने देखा है ई बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो इस बार अति परवलय के लिए सदैव सी का जो मान होगा वो ए से बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा, दीर्घवृत्त में ए बड़ा होता था सी से ना, और बी से भी बड़ा होता था, लेकिन यहां पर सी का जो मान होगा वह ए से बड़ा होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करें अति परवलय की, तो अति परवलय कुछ दिखने में ऐसा होगा, देखते हैं। ठीक है, यह इसका क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र के निर्देशांक वही 0,0। ठीक है, नाभियां जो होंगी वो कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, इसे मैं F1 दे देता हूँ, F1 का मान वही C,0, और ये वाली जो नाभि है वह क्या है, F2 है, F2 का मान माइनस का C,0। ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या, ये दोनों होगी हमारे पास नाभियां। ठीक है, नाभियां। ठीक है, अब शीर्ष जो है वो वही V,A,0 यहां पर, और ये आ जाएगा V माइनस का A,0। ठीक है, और इस अति परवलय का जो समीकरण होगा वो होगा x² माइनस का y² बराबर किसके, 1, है ना। क्लियर है, क्योंकि इसकी जो नाभियां हैं वह किस पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, अब इसमें जो b होगा वो कहीं यहां पर और यहां पर है ना रहेगा, इसे मैं लिख सकता हूं 0,b, और इसे लिख सकता हूं 0,-b। यह हमें देखने से नहीं दिखेगा, मतलब यहां पर कोई पॉइंट फिक्स नहीं होगा, लेकिन यह निर्धारित होगा a, b और c के संबंध से। जैसे आपको v निश्चित दिख रहा है कि जहां पर यह अति परवलय अक्ष को काट रहा है वहां पर v है, ये आपके पास फोकस है, ये फोकस और ये भी आपका v दिखाई दे रहा है, लेकिन b यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जैसा कि दीर्घवृत्त में हमें स्पष्ट दिखाई देता था। ठीक है, लेकिन a, b और c में जो संबंध है वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अति परवलय हेतु, अति परवलय हेतु क्या,
ABC में संबंध, ठीक है। ABC में क्या संबंध होगा देखते हैं। हेतु A, B एवं C में संबंध, ठीक है। यह संबंध क्या होगा, यह होता है हमारे पास सी स्क्वायर का जो मान होता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो कि इस बार जो सी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, और ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। ये ए है और ये आपका क्या है, सी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सी जो है वो ए से बड़ा है, इसीलिए सी स्क्वायर का जो मान आएगा वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि मान लीजिए अति परवलय पर कोई P बिंदु स्थित है, ठीक है, और इस P बिंदु के इस नाभि से दूरी और इस P बिंदु की इस नाभि से दूरियों का जो अंतर होगा वह निश्चित होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे P1 दूं तो P1 F2 की लंबाई ज्यादा है और P1 F1 की लंबाई कम है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर मान लो यह बिंदु वहां ना होकर के यहाँ पे होता, मान लीजिए P2 बिंदु, तो P2 F1 बड़ा होगा और P2 F2 क्या होगा, छोटा होगा। तो इस बार P2 F1 माइनस का P2 F2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अति परवलय की परिभाषा से, अति परवलय की परिभाषा से देखिए P1 F2 माइनस का P2 F1 यह निश्चित राशि होती है, नियत राशि होती है। इस नियत राशि का मान 2a के बराबर होता है। जैसा दीर्घवृत्त में भी 2a होता है, यहाँ पर भी 2a होता है। और P2 F1 माइनस का P2 F2 यह भी क्या होता है, नियत होता है। यह डिपेंड करता है कि वह बिंदु इस वाली ब्रांच पे है या इस वाली ब्रांच पे है, ठीक है। दो अलग अलग अति परवलय की शाखाएं हैं, ठीक है। एक का मुंह इस तरफ खुलता है, ठीक है, देख सकता हूँ, एक का मुंह इस तरफ खुलता है, एक का मुंह इस तरफ खुलता है, ठीक है। चलिए, अब ABC में संबंध हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अति परवलय के प्रकार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है अपना अति परवलय के प्रकार। तो अति परवलय के प्रकार, ठीक है। तो अति परवलय जो हैं वह दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलता है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा देखने को मिलता है हमें वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। यह तो हमने अभी इसका डायग्राम देखा, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा, अति परवलय कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें जो अति परवलय होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्या कि इसमें ए और बी में से कोई भी बड़ा हो सकता है। जैसे दीर्घवृत्त में होता था कि ए तो हमेशा बड़ा ही लेना है, ठीक है। इसमें ए और बी में से कोई भी बड़ा हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो हम निर्धारित कैसे करेंगे कि भाई किसके नीचे ए आएगा और किसके नीचे बी आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे प्लस का चिन्ह है उसी के बट्टे में अपने को क्या लेना है, ए लेना है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जिसके आगे माइनस का चिन्ह है उसके बट्टे में हमेशा क्या लेना है, बी लेना है। तो आप देख सकते हो प्लस का चिन्ह है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो जहां माइनस का होगा वहां बी स्क्वायर आएगा, जहां प्लस का होगा वहां पे ए स्क्वायर आएगा। इसमें ए और बी में से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिस अक्ष पर, जिस अक्ष पर अति परवलय की नाभियां होंगी, नाभियां होती है, उसके आगे सदैव धनात्मक चिन्ह, पॉजिटिव चिन्ह है ना, धनात्मक चिन्ह आता है
साथ ही उसके भाग में ए स्क्वायर को ही रखते हैं। यहां ए एवं बी में से कोई भी राशि बड़ी हो सकती है, जबकि दीर्घवृत्त में तो फिक्स था, है ना, कि ए बड़ा होगा ही होगा, है ना, और जो राशि बड़ी होती है वह एक्स के अपॉन में आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहले प्रथम प्रकार के अति परवलय के बारे में ना। तो फर्स्ट टाइप का अति परवलय है वह है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके, एक के। ठीक है, क्लियर है। अब इस अति परवलय की बात करें तो यह दिखने में कुछ ऐसा होता है ना। ठीक है, सबसे पहले इसके केंद्र की बात करें तो केंद्र तो वही क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं नाभियां, फोकस वही होगा प्लस माइनस का c,0। ठीक है, फिर बात करेंगे शीर्ष की। ठीक है, शीर्ष जो होता है वर्टेक्स वो कितना होगा, प्लस माइनस का a,0। ठीक है, यह इसका केंद्र है, यह शीर्ष है। ठीक है, यह भी शीर्ष है, यह आपका फोकस है और यह भी आपका फोकस है। इसमें भी दो फोकस होते हैं, 3,0। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या हम बात करेंगे दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष वही अक्ष होता है जहां पर इसकी नाभियां स्थित होती है। ठीक है, तो अगर हम दीर्घ अक्ष की लंबाई की बात करें ना, ठीक है, तो वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो इसका मान होता है 2a। और लघु अक्ष, अब देखिए इसमें एक्चुअल में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जो होता है वह दीर्घवृत्त में परिभाषित होता है। इसमें होता है अनुप्रस्थ अक्ष एवं संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष है ना, ये होता है हमारे पास 2a और संयुग्मी अक्ष है ना, ये होता है अपने पास 2b। ठीक है, ये होता है आपके पास अनुप्रस्थ अक्ष और ये होता है आपके पास संयुग्मी अक्ष। ठीक है, क्लियर है, 2a और 2b। अब ABC में संबंध मैं आपको बता ही चुका हूं, c स्क्वायर का जो मान होता है वह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और उत्केंद्रता E का मान वही होता है c अपॉन a के बराबर। ठीक है, अब जब हम बात करें इसके नाभिलंब लंबाई की ना, तो नाभिलंब लंबाई वह वही होती है जो कि दीर्घवृत्त की होती है। इसके बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, तो सारी चीजें वो की वही है। ठीक है, केवल प्लस और माइनस का चिन्ह का अंतर है, ABC में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पास सेकंड टाइप का अति परवलय। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके, 1 के बराबर। ठीक है, अब जब हम इस प्रकार के अति परवलय की बात करेंगे तो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें वही केंद्र जो होगा वह मूल बिंदु होगा। शीर्ष जो होंगे है ना, शीर्ष वर्टेक्स, ये क्या होंगे हमारे पास 0, प्लस माइनस का a होगा। ठीक है, फिर नाभियां फोकस, ये होगा 0, प्लस माइनस का c। ठीक है, इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष नहीं, ये दीर्घ अक्ष की जगह क्या होगा, अनुप्रस्थ अक्ष है ना, जिस पर नाभियां स्थित होती है वो अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a। और संयुग्मी अक्ष कितना, ये हो जाएगा अपने पास 2b के बराबर। ठीक है, इसमें भी उत्केंद्रता E का जो मान होता है
वो c अपॉन a के बराबर होता है, और c स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे पहले प्रकार का हो चाहे दूसरे प्रकार का हो, हमेशा c जो रहेगा वह आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे नाभिलंब लंबाई। नाभिलंब लंबाई, ठीक है, यह किसके बराबर, यह वही 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a के बराबर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना केंद्र होगा 0,0, ठीक है, ये अपने पास वर्टेक्स 0,a और यह वर्टेक्स आ जाएगा 0, माइनस का है। ठीक है, ये अपने पास फोकस 0,c और यह फोकस क्या आएगा मेरे पास 0, माइनस का c होगा। ठीक है जी। और नाभिलंब जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक जाने वाली रेखा है, नाभि से जाने वाली रेखा जो इस अक्ष की क्या हो, लंबवत हो। तो यहाँ पर दो नाभिलंब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की लंबाई क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर। एक नाभिलंब ये वाला भी लो तो भी 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a, और ये वाला लो तो भी 2b स्क्वायर डिवाइड बाय। ठीक है, तो आज हमने दीर्घवृत्त के क्वेश्चन किए और अति परवलय के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अति परवलय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।